यह सफ़र बहुत कठिन है मगर न उदास हो मेरे हम सफ़र। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां नई ज़मीं नया आसमां, जिसे ढूंढती तेरी नज़र, जिसे ढूंढती तेरी नज़र। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने जो है पिछले लेक्चर में जो HSTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपके काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हमने 25 क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। उस वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर जिन कैंडिडेट ने नहीं देखा हो वो देख ले। आज हम चालू करेंगे 26वें क्वेश्चन से। ओके, आज हम चालू करने जा रहे हैं 26वें क्वेश्चन से। 25 तक पिछली बार बात हो गई थी, चर्चा हो गई थी अपनी, बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, विद कॉन्सेप्ट की चर्चा हुई थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा बेनिफिट मिला होगा। ओके, तो 26वें क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। आप जो हैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, सभी को जो है शेयरिंग ज़रूर करें, और जितना शेयरिंग होगा उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए वीडियो अवेलेबल होते जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है? आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। मेलामाइन, ब्यूनाएस, नाइलॉन 6, 10, है ना, और डेक्रोन, कौन सा जो है संघनन बहुलक है? तो जब आप पॉलीमर वाला चैप्टर करो तो उसमें सभी को विथ क्लासिफिकेशन अच्छे से तैयार कर लेना कि कौन से एडिशन पॉलीमर है और कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये जो है मेलामाइन जो है वो जो है संघनन पॉलीमर है, ये भी संघनन पॉलीमर है, और ये भी संघनन पॉलीमर है। ये जो संघनन बहुलक नहीं है, कौन सा वाला? ब्यूनाएस रबर है ये संघनन पॉलीमर नहीं है, ब्यूनाएस। ठीक है, ये किससे बनता है? ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के बहुलीकरण से बनता है। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? ब्यूनाएस रबर बनता है। ठीक है, ओके। ये एक योगात्मक बहुलक है। कौन सा बहुलक है? ये एक योगात्मक बहुलक है, एडिशन पॉलीमर है, योगात्मक बहुलक है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। एसीटोन और एसिटोफिनोन को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है? आपके सामने अलग अलग टेस्ट दी हुई हैं। क्या टोलेन टेस्ट के द्वारा विभेदित किया जा सकता है, या NaHSO3 के संतृप्त विलयन द्वारा, या शीफ अभिकर्मक द्वारा, या DNP परीक्षण द्वारा? किसके द्वारा इसको जो है पृथक किया जा सकता है? तो वैसे तो आंसर तो आपके साथ में होंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। होगा क्या है कि एसीटोन का फार्मूला आपको मालूम है। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ओके, ये एसीटोन का फार्मूला है। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन? NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा दो इसकी, NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवा दो। होगा क्या कि ये H2 भैया इसके साथ जुड़ जाएगा और SO3 Na इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये CH3OH, और ये हो जाएगा SO3Na। तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बनेगा। और भाया अगर अपन जो है एसिटोफिनोन की रिएक्शन करवाएंगे, एसिटोफिनोन का फार्मूला C6H5COCH3, ये एसिटोफिनोन का फार्मूला है, और इसकी NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं करता। तो ये जो है पृथक्करण की विधि हो गई एक। ओके, मेरे हिसाब से समझ में आएगा। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बन रहा है यहाँ पर तो, लेकिन वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में कौन? एसीटोफिनोन। तो ये जो है ये वाला सही आएगा ऑप्शन, NaHSO3 का संतृप्त विलयन। आगे बढ़े। उस क्षार को पहचानिए जो DNA में मौजूद है। साथियों, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे आपके कि उसको आसानी से देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर है, पॉलीमर वाला चैप्टर है, या फिर इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर हैं, उनको देखते ही आपको जल्दी से आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ फिजिकल के क्वेश्चन होंगे, उनमें न्यूमेरिकल वाले, उनमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन आप बाद में कीजिएगा, पहले जो आते हैं वो क्वेश्चन पहले कीजिएगा। ओके, दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जो नहीं आते उन क्वेश्चन के बारे में प्रेशर ना लीजिएगा। अगर नहीं आते उन क्वेश्चन के बारे में प्रेशर लोगे तो जो आते हैं वो क्वेश्चन भी आपके जो मिस हो जाएंगे।
हालांकि जो है कोई बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, आईआईटी वगैरह, आईआईटी एडवांस एग्ज़ाम होती है, उसमें जो सिलेक्शन होते हैं, जो टॉपर स्टूडेंट रहता है वो 40-45% में तो टॉपर स्टूडेंट बन रहा है भैया, कि 45% है वो टॉपर है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब वो स्टूडेंट भी कितने 55% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन वो परसेंटाइल परसेंटाइल निकलते हैं इनमें, कि जो हाईएस्ट है वो उसका उस हिसाब से दूसरे का रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये होता है। तो यहाँ पर जो आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं, बस क्वालिफाई जिसने कर लिया है वो जॉब लगना ही लगना है, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी अभी तक हुई है 2011-13 की हुई भर्ती, 2018 की भर्ती हुई है, उनमें यही हुआ है कि जो कैंडिडेट का जो रेशो है क्वालिफाई होने का वो बहुत कम रहा है। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। चलिए, जितनी ज़्यादा तैयारी करो उतनी कम पड़ रही है। तो डीएनए में जो क्षार जुड़े होते हैं, है ना, एक एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड में क्या चीज़ें रहती है? बेस, शुगर और फास्फेट। तो शुगर फास्फेट स्टैंड रहता है, बेस पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है डीएनए में? एडिनिन और थायमिन और साइटोसिन और गुआनिन। एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये जो है यहाँ पर थायमिन है, एडानाइन है, साइटोसिन है, क्विनोलिन नहीं है भैया डीएनए में, इसका कोई काम नहीं है। तो डीएनए में मौजूद नहीं है, क्या है? क्विनोलिन। क्विनोलिन जो होता है डीएनए में मौजूद नहीं रहता है। ओके, यहाँ पर इसकी जगह यूरेसिल आ जाता है। तो एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन, ये भैया ये होते हैं आरएनए में। ओके, और ये होते हैं डीएनए में। अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो भाया आरएनए में जो है थायमिन नहीं पाया जाता है, और डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यहाँ पर एक क्विनोलिन दे दिया। चलिए अगली बात करते हैं, समझ रहे हो? चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी स्पीड अच्छी हो वो वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं, और अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो उतना। चलिए, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अक्सर क्या होता है, एक तो क्लोरीन क्लोरीन नाइट्रेट और HCl का उत्पादन होता है। तो क्लोरीन नाइट्रेट कहाँ पर दे रखा है? इसमें है क्लोरीन नाइट्रेट, बिल्कुल है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, क्लोरीन नाइट्रेट। और ये क्लोरीन ही जो है खतरनाक चीज़ है, क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं, और क्लोरीन रेडिकल से ही क्या करते हैं? ओजोन के मालिक्यूल को तोड़ने का काम करते हैं, तो उसके लिए हानिकारक है। चलिए अगला बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। एक तत्व एक्स, आणविक सूत्र क्या है उसका? X2O3 है। इस तत्व एक्स का प्रतिशत कितना है? 53% है। इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना। एक्स का प्रतिशत ज्ञात करना अपने को, ठीक है, याद कर लेंगे भैया। प्रतिशतता का ये 11वीं का सवाल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उस तत्व का प्रतिशत ज्ञात करना अपने को। तो ये लिया अपनों ने Al2O3, है ना। X2O3 टाइप का कौन बनाता है? Al2O3 बनाता है, Al2O3। और उसका जो प्रतिशत कितना है? 53 है उस तत्व का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं अपन, है ना। प्रतिशतता कैसे निकाल सकते हैं? Al2O3 में निकालें प्रतिशत। एल्यूमिनियम का जो होता है वो परमाणु भार कितना होता है? एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 होता है। तो 27 गुणित 2 54, एक अलग तरीका से, और इसमें 16 दूनी 32, 16 दिया 48। तो 54 प्लस 48 कितने हो गए भैया? 54 प्लस 48 हो जाएंगे 102। और अपन प्रतिशतता निकाल रहे अपन। तो प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट है। तो 54 बटे क्या लिखूँ? 102 गुणित क्या लिखूँ? 100। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 53% आ जाएगा। और 53% आ रहा है, मतलब ये जो है हो क्या जाएगा आपका? एल्यूमिनियम ही है। और एल्यूमिनियम का जो है परमाणु भार कितना होता है? 27। ये बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, 31वां 31 क्वेश्चन है। द्रव्यमान m वाले एक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य उसके वेग का 36 गुना है। कितना गुना है? 36 गुना है भैया। 36 गुना है। उसके तरंग दैर्ध्य का सही संबंध, उसके तरंग दैर्ध्य का सही संबंध बताइए। बताइए भैया कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है? लेमड़ा बराबर H/mv। ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, लेमड़ा बराबर H/mv। ओके,
तो लेमड़ा बराबर यहाँ पे दे रखा है वेग कितना दे रखा, 36 गुना, तो एच अपान एम इंटू क्या दे रखा, 36 गुना, तो 36 को इसको अंडर रूट में कर दें और इसको बाहर लिख लें, तो लेमड़ा तरंग दैर्ध्य बराबर 6 अंडर रूट एच अपान एम हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही आ जाएगा। ठीक है, मतलब पेपर जो है आपको साइलेंट मोड में करना है और आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो बहुत सारे आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे कि अच्छा ये आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से न्यूनतम शारी है, कौन सा न्यूनतम शारी है इनमें। अब शारीता के बारे में देखिए, अपन आपके सामने अलग अलग दे रखे हैं। फिनॉक्साइड आयन दे रखा है, CH3COO माइनस एसीटेट आयन दे रखा है, यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, NH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनमें से कौन जो है अधिकतम क्षारीय है। ठीक है, अधिकतम क्षारीय कौन है। तो जो जितना जल्दी H+ को ग्रहण करेगा, यहाँ पर ये बात करेंगे, जो जितना जल्दी H+ को ग्रहण करेगा वो उतना ज़्यादा क्या है, क्षारीय है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेचर शो करेगा ये CH3COO माइनस जो है वो H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसकी सबसे ज़्यादा होगी, आसानी से जो है ये H+ को ग्रहण कर लेगा। ओके, यहाँ वाला जो है ये वाला क्या होगा, ड्यू टू रिजोनेंस के कारण ये कंडीशन आएगी कि ये जो है अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ओके, तो सबसे आसानी से H+ ग्रहण कौन करेगा, ये वाला, तो ये जो है सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। अगला देखिए अपन जो है क्वेश्चन है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर उत्पादित इन्वर्ट शुगर प्रकृति में वामावर्त होती है। इन्वर्ट शर्करा किसको कहते हैं, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है, सुक्रोज बोले तो C12H22O11, C12H22O11 भाया C12H22O11 इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इन्वर्टेड एंजाइम, यहाँ पर इन्वर्टेड एंजाइम काम आता है, इन्वर्टेड एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये बन रहा है भैया C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक तो बन रहा है ग्लूकोज और एक बन रहा है फ्रक्टोस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों बराबर क्वांटिटी में बनता है, कोई मेजर माइनर नहीं बनता, बराबर क्वांटिटी में बन रहा है। तो यहाँ पे यूए लिखेंगे 0.5 m ग्लूकोज बनेगा और 0.5 m फ्रक्टोज बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर बन रहा है, तो ये होगा। तो इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या अनुपात होता है, तो बराबर अनुपात है, बाकी सभी में कोई रेशियो सेम है ही नहीं, तो यही कंडीशन होगी। चलिए, अगला है आपके सामने, एक गैस का वांडरवाल्स स्थिरांक दे रखा है A 0.751 लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक मोल -2, और जो बीज का जो वांडरवाल स्थिरांक है उसकी वैल्यू दे रखी 0.0226 लीटर मोल इनवर्स है। गैस का क्रांतिक ताप परिकलित कीजिए। भैया गैस का क्रांतिक ताप परिकलित करना है, कैसे क्रांतिक ताप परिकलित करेंगे, तो क्रांतिक ताप परिकलित करने के लिए क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन वाला जो है पार्ट देखना, वहाँ पर क्रांतिक ताप परिकलित करने के लिए फार्मूला मिलेगा आपको TC बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर, और TC बराबर आपको मिलेगा 8A/27 RB। क्या मिलेगा, 8A/27 RB। कुछ नहीं करना है, TC बराबर 8 इंटू A की वैल्यू कितनी दे रखी 0.751 और 27 गुणित R की वैल्यू जो होती है, R का मान कितना होता है 0.0821 होता है, इंटू B का क्या लिखा हुआ है 0.0226 ये होता है। ओके, तो ये आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा, दोनों की वैल्यू निकालेंगे अपन और टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में निकल के आएगा, 120 केल्विन आ जाएगा। इसको मल्टीपल कर देना, इसको मल्टीपल करोगे, इसको मल्टीपल करोगे तो इसका बराबर 6.008 आएगा, और इसको भी मल्टीपल करोगे आप तो ये आ जाएगा 0.0500 के समथिंग आएगा। और ये कैलकुलेट ये डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 120 केल्विन आ जाएगा आंसर, 120 केल्विन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन 35 का। यहाँ पर एक समन्वय यौगिक का आणविक सूत्र दे रखा है CrBr3.4H2O। AgBr के फीके पीले रंग के अवक्षेप बनाने, अपने को ये अवक्षेप बनाने,
ठीक है। तो ये अवक्षेप बनाने के लिए इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, AgNO3 डाल रहे हैं। तो AgNO3 इसमें से किसको छीनेगा, Br चाहिए। AgNO3 का NO3 अलग निकल जाएगा, इस Ag को क्या चाहिए, Br चाहिए। तो Br कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो Br बाहर निकल जाएगा, आयनिक क्षेत्र में चला जाएगा, आयनन क्षेत्र में चला जाएगा। तो कुल मिला के जो फार्मूला जो बनेगा Cr बनेगा। H2O जो है लिगेंड के फॉर्म में लिखेंगे, H2O4 लिखूंगा, और क्या लिखूं, Br2 लिखूं, और एक Br जो है माइनस Br जो है बाहर चला जाएगा। ये तो ये वाला फार्मूला कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला CrBr2H2O4Br। ओके, ये वाला फार्मूला बनेगा। आगे बात करें, इजी है ये, संकरण वाला था, हाइब्रिडेशन वाला सभी को आता ही होगा। SF4 SF2 SF4 और SF6। तो सल्फर के जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6, है ना। लास्ट में अपन 3s2 3p4 लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p4। ठीक है। इस कंडीशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, एक यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो ये बनेगा SF2, और ये हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है भैया, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। SF2 में sp3 हाइब्रिडेशन। फिर बात करें SF4 में, तो SF4 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन बन जाएगी। डायरेक्ट बता रहा हूँ, बेसिक वैसे आपको आता होगा। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके, अब आया भैया फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा इनके साथ में। कौन से ऑर्बिटल हैं ये, sp3d ऑर्बिटल। इनके साथ में फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और यह हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d किसमें, SF4 में। ऐसे ही SF6 में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी भैया ये वाली कंडीशन। एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहा यहाँ पर, किसका, सॉरी, मिटा दो तो पूरा मिट जाएगा ये, इसलिए ये कर रहा हूँ। ये P है, तो 1 2 3, फिर अगला है D, 1 2। अब भाया जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो एक फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन जुड़ गए किसमें, SF6 में। और SF6 में जो है हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d2 sp3d2। कितने बॉन्ड बनेंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसमें, है ना। कितने, 6 सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे, 4 तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, sp3 sp3d और sp3d2। sp3d ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, sp3 sp3d और sp3d2। साथियों यहाँ तक क्लियर है, मज़ा आ रहा है होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कोशिश है बस अपनी कि हाँ थोड़ा इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना, ये एरोमेटिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% बनता है एग्जाम में, एरोमेटिसिटी का। तो यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से सुगंधित यौगिक हैं। कौन सा सुगंधित यौगिक है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कई शर्तें होती हैं कि जो कंपाउंड है वो प्लेन में होना चाहिए, उसमें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड होने चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, हकल नियम का फॉलो करना चाहिए, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं वो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बहुत सारी शर्तें हैं, तो अपन एक ही रूल्स लगा ले अभी तो कि हकल नियम को फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, और चक्री कंपाउंड है कि नहीं है। तो चक्री तो सभी हैं दिख रहे अपने को, लेकिन हकल नियम के फॉलो ये नहीं कर रहा है। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसमें 2 2 4, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो डायरेक्ट हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो है यही सही कर लेते अपन कि ये वाला जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलिए साथियों आगे बढ़े। तीसरे क्रम, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया की दर क्या दी गई है, R। यदि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी हो जाए, है ना, जो प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो कितनी हो जाए, 2 गुनी हो जाए, डबल हो जाए। प्रारंभिक सांद्रता जो है कितनी हो जाए, 2 गुनी हो जाए। तो अपन जो वेग निकालते हैं, वेग है ना, अभिक्रिया की दर, है ना, अभिक्रिया की दर की बात कर रहे हैं। तो जब दर की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो सांद्रता होगी उसका घातांक क्या है, 3। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है अपनी,
डबल है तो 2 की घातांक 3 मान लो, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो कितना हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो कहाँ पे आ रहा है, R1 बराबर 8 R आ जाएगा। दर क्या होगी, तीसरे क्रम की अभिक्रिया की दर R है, यदि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी है तो इस स्थिति के अंतर्गत इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर होगी, रेट होगी 8R। रेट क्या होगी, 8R। चलिए अगला है अपने पास हाजिर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना दे रखा है भैया, 60 मिनट दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है, 60 मिनट दे रखा है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, 75% पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा। ये जो 11वीं 12वीं में क्वेश्चन है, ये वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। के बराबर 2.303, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये तो मालूम है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के व्यंजक। तो यहाँ पर ए बराबर कितना दे रखा आपको, माना कि एक बराबर 100 हो, ध्यान से देखना, ए बराबर 100 और एक्स बराबर क्या है 50, आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई अभिकारक की। तो यहाँ पे लिख दूं कि के बराबर 2.303 बाई टी, है ना, लॉग क्या लिखूं मैं, 100, ए की जगह 100 और ए माइनस एक्स बोले तो 100 माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 आ जाएगा, है ना, log 2 आ जाएगा। और log टू की वैल्यू मालूम होगी सही, के बराबर 2.303, ओके। और टाइम क्या दे रखा, सॉरी 60 है ना, 60 मिनट, तो यहाँ पे टी की जगह 60 भी लिख दूँ, चलो 60 और इंटू log 2 की वैल्यू कितनी आएगी, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो के बराबर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से, तो 0.0115 मिनट इनवर्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं आया, आपका आंसर नहीं आया, क्या करें, 75% पूर्ण होने में कितना वक्त लगेगा। तो यहां यदि कहें अपन, यहां a बराबर 100 और x बराबर क्या लिखूं, 75% अगर लिखें, a बराबर 100 और x बराबर 75% लिखिए, तो तब क्या हो जाएगा, आपके पास में k तो निकल के आ गया, k कितना आया निकल के 0.00115, तो k की जगह मैं लिख लूँ 0.0115, ये लिख लें 0.0115, बट फिर क्या लिखूँ, इन बराबर 2.303, समझ में आ रहा ना, 2.303 बटे टी कितना लिखे यहाँ पर, टी अपने को ज्ञात करना है, कितना वक्त लगेगा, टी अपने को ज्ञात करना है। और लॉग ए कितना है अपने पास 100 और माइनस एक्स कितना है 75 बटे ए अपान ए माइनस एक्स, तो 100 माइनस 75, तो ये 0.0115 इक्वल 2.303 log 4 आ रहा है ना यहाँ पे, बटे टी, और 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा 25, 100 में 25 का भाग देंगे तो log 4 आएगा। 0.0115 बराबर 2.303 बटे टी, और log 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है भैया 0.6021, ये होती है log 4 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो t निकालना आपको, तो ये निकाल दोगे 2.303 इंटू 0.6021 बटे ये वैल्यू नीचे रख दे 0.0115, तो आपका t जो निकल के आएगा, ये भाग दोगे तो 120 मिनट आंसर, ये वाला आंसर आएगा, बी वाला। आया कुछ समझ में, थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको अपने से खुद से करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत हेल्प मेरी तरफ से हो रही है, ठीक है। हालांकि 100% कोई पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कौन से टीचर से भी देख लोगे, हर जगह फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अलग अलग स्ट्रीम वाले अलग अलग टीचर होते हैं। कोई फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं, ओके। लेकिन फिर भी
अपने को इतने नंबर लाने हैं कि हाँ अपन क्वालिफाई हो जाएं, है ना। मतलब 10-20 क्वेश्चन ऐसे आए कि जो नहीं आ रहे उनकी परवाह नहीं करे, जो आ रहे हैं उनको अच्छे से करें, जो टॉपिक आपका अच्छा है उनको बढ़िया से करें। अब आपके सामने निम्नलिखित यौगिकों में हिमांक में गिरावट का सही क्रम है। हिमांक में गिरावट का सही क्रम है, ठीक है। कौन सबसे जल्दी जो है H+ आयन देगा? इनमें अम्लता का क्रम भी हो गया एक तरह से ये। कौन सबसे जल्दी जो है यहाँ पे H+ आयन देगा? देखते हैं कौन सबसे जल्दी H+ आयन देगा। तो होता क्या है कि ये लिया मैंने CF, F, F और ये COOH। एक ले रहा हूँ मैं CCl, Cl, Cl, COOH और एक ले रहा हूँ मैं CH3, COOH। इनमें जो जितना जल्दी H+ देगा, है ना, जो जितना जल्दी H+ देगा वो उतना ज़्यादा क्या है एसिडिक है, वो जो उतना ज़्यादा क्या है एसिडिक है, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा एसिडिक है उसका ज़्यादा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हिमांक होगा, हिमांक में गिरावट, ठीक है। तो हिमांक में गिरावट सबसे ज़्यादा किस में होगी? यौगिकों में हिमांक में गिरावट का सही क्रम है। तो जो H+ कौन दे रहा सबसे पहले? ये देगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये आसानी, ये क्या करेगा, ये इनको जो है खींचेगा, है ना, यहाँ पर खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो ये खिंचाव यहाँ तक आ रहा है, ये H+ को रिलीव कर रहा है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपेक्षाकृत कम खिंचाव है, तो ये H+ को और धीरे रिलीज करेगा, और यहाँ पर तो ये बहुत धीरे रिलीव करेगा। तो इनका जो ऑर्डर है ये वाला ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा ये CF3COOH, फिर Cl3COOH, फिर CH3COOH। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये वाला है ये सही आएगा। चौथा, निम्नलिखित यौगिकों में हिमांक में गिरावट का सही क्रम है। मतलब जो एसिडिक ऑर्डर है वही ये ऑर्डर हो जाएगा, हिमांक में गिरावट का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? CF3COOH, फिर CCl3COOH, फिर CH3COOH। चलिए आगे बढ़े। यो क्वेश्चन तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन, क्या दे रखा है। ओके, चर्चा कर रहे हैं भैया, है ना, मैं भी आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, तो चर्चा करते हैं, हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो रही हो बढ़िया से। चलो देखो ये क्वेश्चन, अब एनालिसिस करना, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ ना उस तरीके से आप भी पढ़ने की कोशिश करना हर एक टॉपिक को, कि हाँ यार इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप टॉपर भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। चलो क्या क्या दे रखा आपके सामने? मेथनामिन, मेथनामिन का सूत्र क्या है? CH3NH2, यो कही है मेथनामिन है। एक और कई दी रखी हुई है, यो तो है P, Q कई दी रखी हुई है बेंजामिन, तो बेंजामिन है यो C6H5NH2, अनिने के बेंजामिन, यो है बेंजामिन। फिर R के दी रखी हुई N डाइमेथिल एनिलीन, यो R दी रखी हुई यो वालो, ये N और ये CH3 और यो CH3। और एथेनामिन, एस के दी रखी हुई एथेनामिन, CH3 CH2NH2, ये एथेनामिन। अब यहाँ पे पूछ रखा है भैया, क्या पूछ रखा है? यो पूछ रखी है कि इना में उनकी क्षारीय प्रकृति का सही बढ़ते हुए क्रम में चयन कीजिए। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन बढ़ते हुए क्रम में, है ना, बढ़ते हुए मतलब सबसे पहले कम वाला फिर ज़्यादा वाला, फिर इस तरीके से होगा इसमें। ओके, तो सबसे कम क्षारीय कौन है सबसे पहले इसमें? देखो ये है लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, जो इनमें सभी में क्या है क्षारीयता किसके कारण बता रहे अपन? लोन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर के कारण। जो जितना जल्दी अपना लोन पेयर देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा इनमें। जो जितना जल्दी अपना लोन पेयर देगा वो कंपाउंड उनमें उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखिए इसमें जो है कंपेरिजन कीजिएगा, क्यों सबसे जो है ये NH2 इसकी क्षारीयता सबसे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू रिजोनेंस के कारण ये वाला जो है इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर अंदर रिजोनेंस के कारण घूमता रहेगा, ये अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। अब यहाँ पर भी होगा तो सही है, लेकिन यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप लगे हुए, इसलिए इसकी अपेक्षा ये अपना लोन पेयर दे देगा। तो क्यू के बाद में कौन आ रहा भैया?
क्यू की क्षारीयता सबसे कम है, फिर कौन आएगा, आर आएगा, और आर की क्षारीयता कम है। इन दोनों ग्रुप में तो कह ही सकते हो वो बड़ा एल्किल ग्रुप है, छोटा एल्किल ग्रुप है, तो उसकी ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा होने के कारण ये आसानी से क्या देगा, अपना लोन पेयर देगा, बंद बनाने के लिए उपलब्ध करवाएगा। इन दोनों के बजाय वो वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो क्यू आर के बाद में कौन सा आएगा, पी आएगा, और पी के बाद कौन सा आएगा, एस आएगा। तो ये क्षारीयता क्रम सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक मोर बेसिक कौन है, ये है, और सबसे लेस बेसिक कौन है, लेस बेसिक कौन है, ये वाला क्यू वाला। ठीक है, तो क्यू आर पी एस कहाँ पे आ रहा, क्यू आर पी एस, ये वाला तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से आप सोचिएगा किसी टॉपिक के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हाँ यार ऐसे करे क्या, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस, देखो इसका एक आदर्श गैस के 2 मोल 100 डेसीमीटर क्यूब से 10 डेसीमीटर क्यूब से 100 डेसीमीटर क्यूब तक के आयतन में समतापी उत्क्रमणी विस्तार से गुजरते हैं। इस प्रक्रम के लिए डेल एस क्या होगा, बताइए भैया, डेल एस कैसे निकाला, इसका इको डेल एस कैसे निकाला। तो इसके लिए फार्मूला है भैया, डेल एस निकालने के लिए डेल एस बराबर क्या लिखोगे, एन आर एल एन वी टू बटे वी वन, ये वाला फार्मूला याद रखना इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर 2 मोल दे रखे हैं भाया, 2 मोल तो नहीं जगह एन की जगह लिखना पड़ेगा, तो डेल एस बराबर 2, आर की वैल्यू लिखो अब यहाँ पर, आर की वैल्यू है 8.314, 8.134, यही होती ना, 314 सॉरी 314, 8.314। लॉग को log 10 में कन्वर्ट कर लें अपन, तो 2.303 और log V2 कितना अपने पास, V2 है अपने पास 100 दे रखा है यहाँ पे, और 100/10, 100/10, तो ये जो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा भैया log 10 हो जाएगा, और log 10 1 होगा, log 10 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो डेल एस बराबर 2 इंटू 8.314 इंटू क्या लिखूँ, 2.303, तो आपके पास एंट्रोपी निकल के आ जाएगी, इसको मल्टीपल कर लेना भैया, तो ये आ जाएगा 38.3, कहाँ पे आ रहा 38.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, सभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हैं और बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा। चलिए अगला जो है आपके सामने हाजिर, धातुओं के निष्कर्षण से लिया गया है, ये वाला क्रायोलाइट, Na3AlF6 को कहते हैं क्रायोलाइट, किसको कहते हैं, Na3AlF6 को। तो भैया क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना है। एल्यूमिनियम धातु के विद्युत अपघटन निष्कर्षण के दौरान बॉक्साइट को क्रायोलाइट के साथ मिश्रित किया जाता है। क्यों किया जाता है बॉक्साइट को क्रायोलाइट के साथ, क्या फायदा है उससे, यह विद्युत की चालकता को बढ़ाता है ना। क्या लिखा हो, क्रायोलाइट के संयोजन के कारण बताते हुए 4 कथन दिए गए, यह कथन पहचानिए जो निष्कर्षण प्रक्रिया में क्रायोलाइट की भूमिका का सही वर्णन नहीं करता है। क्रायोलाइट की भूमिका का सही वर्णन नहीं करता है। यह विद्युत चालकता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। गलनांक को कम कर देता है, आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो चालकता बढ़ेगी, सही है। गलनांक को कम करता है, विद्युत चालकता को बढ़ाता है। क्रायोलाइट उत्प्रेरक का रूप में कार्य करता है, भैया कोई कैटलिस्ट नहीं है इस टाइम, इसमें कोई कैटलिस्ट की बात नहीं करती, गलनांक को कम करने के लिए डाला जाता है। क्रायोलाइट एक विलायक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल काम करता है। क्रायोलाइट किसे कहते हैं, Na3AlF6 को कहा जाता है क्रायोलाइट। तीसरा वाला सही आएगा, तीसरा वाला क्वेश्चन इसका सही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़े भाई, समझ में तो हीरो। कमेंट्स कीजिएगा, है ना, आपके कमेंट्स से ही मेरे लिए थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अगला वीडियो लाने के लिए। चलिए हाँ, तो अब बात करें, दिए गए यौगिकों में एलाइलिक हैलाइड की पहचान करें। एलाइलिक हैलाइड की पहचान कीजिए, पहचान कीजिए भैया।
एलाइलिक हैलाइड की, एलाइलिक हैलाइड, ये एलाइलिक कंपाउंड कौन सा है इसमें, ये दिख रहा है इसमें, तो एलाइलिक हैलाइड तो ये है। एलाइलिक हैलाइड की पहचान कीजिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें, ये एलाइलिक हैलाइड है, ये एलाइलिक ग्रुप कहते हैं इसको, और ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। चलिए अगला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितनी है, बताओ भाई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की सहसंयोजकता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखो भाई, NO2, ऑक्सीजन अवस्था निकाल लो, x+4 × -2 बराबर 0, x बराबर +4, ऐसे आंसर निकल रहा है ये। और नाइट्रोजन में ये होता है भैया, ये NO एक लोन पेयर इसको दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 इसके, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, है ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त रहता है, अणुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है ये। तो कुल मिला के इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 तो ये और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद निर्मित होता है जब प्रोपानॉइक अम्ल की को HI और लाल फास्फोरस के साथ 470 केल्विन पर गर्म किया जाता है। भारी क्वेश्चन है भैया ये तो यहाँ पर जो प्रोपेनॉइक अम्ल की क्रिया करवाते हैं HI के साथ में, जब भी HI के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बनेगा भैया, अपचयन होगा। तो ये लिया अपनों ने CH3 CH2 COOH, क्या है ये, प्रोपेनॉइक अम्ल, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं भाई, अपन HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो HI जो है क्या होगा कि HI और HI के साथ में क्या है, फास्फोरस भी ले लेते हैं, चलो, तो प्रोपेन बन जाएगा CH3 CH2 CH3, इको नाम का ये प्रोपेन, एक तो प्रोपेन बन जाएगा CH3 CH2 और ये C, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से उठा लूँ, यहाँ से, तो ये CH3 हो गया। बचा क्या, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन और बच रहे हैं, तो क्या करूँ, 2H2O प्लस 6I, तो 3I2, प्रोपेन बन रहा है यहाँ पर। पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका, कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भैया, ये चीजें हैं। 47वां क्वेश्चन, 360 केल्विन पर 25-20% H3PO4 के साथ प्रत्येक ब्यूटाइल अल्कोहल को गर्म करने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है भैया, 360 केल्विन पर अपन गर्म करेंगे भैया, तो जब भी गर्म करेंगे तो H2SO4 लेते हैं या H3PO4 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पानी को छीन लेंगे। तो किसको गर्म कर रहे हैं अपन भैया, ब्यूटिल अल्कोहल को। तो ब्यूटिल अल्कोहल को फार्मूला का ये CH3 और CH3 और ये C और ये OH, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है ये। इसको भाई अपन गर्म करेंगे भाई, करेंगे भैया। H3PO4 लिया अपनों ने, H3PO4 लिया, होगा क्या भैया कि गर्म करेंगे तो अटाती, एक हाइड्रोजन तो अटाती निकल जाएगा और एक OH हो, तो -H2O हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला तो वो बॉन्ड यहाँ पे देके निकला होगा, तो होगा क्या कि ये हो जाएगा CH3, यो वालो CH3, फिर यो C और यो CH3 जोड़ी दी दो, और यो डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, प्लस वो H2O तो है ही है ना, लिख लिया अपनों ने H2O पहले। तो ये कंपाउंड बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये कंपाउंड, 2-मेथिल प्रोपोवनिन, कहाँ पे, 2-मेथिल प्रोपिन, ये वाला चौथा वाला, ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपिन। अब साथियों ये 3 क्वेश्चन अगले जो आ रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल है, 48 49 50, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और ये काफ़ी जो है जाने कहाँ से देते हैं ऐसे टाइप की क्वेश्चन जो सिलेक्टेड करने वाले, मतलब 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे देंगे जो किसी को नहीं आने चाहिए, मतलब ढूंढ ढूंढ के देते हैं कि कहीं से कर नहीं ले कोई कैंडिडेट, नहीं तो भैया परसेंटेज ज़्यादा बन जाएगा, पेपर हल्का हो जाएगा। क्यों देते हैं, क्या देते हैं, पता नहीं है। तो ये तीनों क्वेश्चन करते हैं, देखिए, है ना, 3 क्वेश्चन और हैं, ये 50 तक करवाऊंगा आज के इस लेक्चर में। चलो करते हैं तीनों क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल है वैसे ये, लेकिन फिर भी करते हैं अपन। चलो 48 49 50। आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के मिश्रण के, हाँ ध्यान से पढ़िएगा,
कैल्शियम क्लोराइड, पेन कहाँ पे गया, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को 5.55 ग्राम को Na2CO3 विलयन के साथ उपचारित किया जाता है तो मिश्रण में उपस्थित सभी कैल्शियम आयन CaCO3 के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बढ़िया बात है। ठीक है, किसके साथ अवक्षेपित किया जा रहा, मिक्सचर किनका है, इन दोनों का, CaCl2 का और NaCl का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें किसके साथ उपचारित किया, Na2CO3 के साथ उपचारित किया तो आपके बन किया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो सुदृढ़ तापन पर CaCO3 1.12 ग्राम CaO उत्पन्न करता है। ओके, CaO उत्पन्न करता है। काफी कुछ शोर हो रहा है, आसपास बाजे बज रहे हैं, आवाज आ रही होगी आपको। तो ये 3 क्वेश्चन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, कंप्लीटली बताऊंगा। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरे सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस अपना काम कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जस्ट पास में ही बाजे बज रहे हैं, बढ़िया से बज रहे हैं, तो शायद मज़ा नहीं आएगा। ओके, अगले नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपको कैसा लगा।